दीवानापन एपिसोड 101। अब आगे। दोनों तरफ से गोली चली थी और वो दोनों ही गोली चूक गई थी। आशी ने हंसते हुए कहा, बिग ब्रदर तुम मुझ पर कभी जीत हासिल नहीं कर सकते। रिधान ने हंसते में कहा, और हारना मुझे आता नहीं है। तभी आशी ने अपनी गन को नीचे रखते हुए कहा, आपको पता है मुझे आप सबसे इतनी नफरत क्यों है? रिधान ने बिना किसी भाव के साथ कहा, मैं ये जानने में इंटरेस्ट नहीं रखता। आशी ने मुस्कुराकर कहा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आप सब ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसे मैं आप सबको जिंदा नहीं छोड़ने वाली। मैं आप सब की दुनिया तबाह कर दूंगी, बस कुछ वक्त का इंतजार। और मुझे एक बात बताए, आपको जन्नत में इंटरेस्ट है क्या? जहाँ तक मुझे पता है मेरी जगह पर वो आई थी उस घर में, तो एक तरह से वो आपकी बहन हुई। क्या आपको अपनी बहन में इंटरेस्ट आ गया? ये कहकर आशी हंसने लगी और अब रिधान की एक्सप्रेशंस गहरी हो गए। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हारी हर एक बात को टॉलरेट कर सकता हूँ, लेकिन तुम उसे मेरी बहन नहीं कह सकती। मैंने उसे कभी अपनी बहन नहीं माना। यहाँ तक कि जब मैंने बचपन में उसे पहली बार देखा था तभी से मैंने उसे बहन मानने से इनकार कर दिया था। मेरे दिल में उसके लिए बहन जैसे कोई भी एक्सप्रेशंस की इमोशंस नहीं है, और सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि मेरे दिल में तुम जैसी लड़की के लिए भी बहन जैसे कोई इमोशंस नहीं है। ये सुनते ही आशी गुस्से के साथ अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, तो आपको क्या लगता है मेरे दिल में आपके लिए भाई वाले इमोशन है, या फिर मैं आपको एक भाई की तरह प्यार करती हूँ? शायद भूल रहे हैं, आप मेरे लिए सिर्फ दुश्मन हैं। दुश्मन से ज्यादा और कुछ भी नहीं, एक ऐसा दुश्मन जिसे मैं सिर्फ और सिर्फ तबाह करना चाहती हूँ। इस कदर तबाह कि वो कभी। कहते कहते उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तभी रिधान गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। वो एक पल के लिए रुका और उसने एक नज़र अपने फ़ोन की तरफ देखा। कॉल पर जिसका नाम शो कर रहा था उसे देखते ही उसके एक्सप्रेशन फिर से गहरी हो गए। उसने अपना फ़ोन पॉकेट में रखा और आशी की तरफ घूरते हुए बोला, अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तुम्हारे पास बस कुछ दिन ही बचे हैं, अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें मैं अपनी इन्हीं हाथों से मारने वाला हूँ। ये कहते हुए वो अपनी कार की तरफ मुड़ गया और कार वहाँ से निकल गई। लेकिन इधर आशी गुस्से से अभी भी अपनी जगह खड़ी थी। तभी उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, कोई नहीं मार सकता मुझे। किसी के अंदर कोई औकात नहीं है, और आप सबके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आशी हूँ, कोई खिलौना नहीं जिसे आप सब अपने तरीके से खेलेंगे, बल्कि खेलूंगी तो मैं आप सब से। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। इस वक्त उसकी आंखों में एक पागलपन था। वहीं दूसरी तरफ कार में रिधान काफी तेजी के साथ कार ड्राइव कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। दूसरे ही पल एक सिटी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। रिधान कार से बाहर निकला और अंदर की तरफ बढ़ गया। वो सीधे केबिन की तरफ गया। केबिन में पहुंचते ही वो अपने दोनों हाथ टेबल पर पटकते हुए बोला, तुम मुझे गलत टाइम पर ही कॉल क्यों करते हो? इसके जवाब में बिना किसी भाव के साथ मानिक ने कहा, मुझे नहीं पता था तुम कौन सा इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे। मुझे लगा कि इस वक्त कॉल करना सही है, क्योंकि तुम्हें न्यूज़ देना चाहता था। रिधान चेयर पर लीन होकर बैठ गया और गहरी सांस लेकर बोला, क्या न्यूज़ देना चाहते हो? मालिक ने फाइल को आगे बढ़ाते हुए कहा, आई एम सॉरी, पर तुम जिस ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे थे वो अभी के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि अभी उसकी उम्र बहुत ज़्यादा कम है और हम ऐसे यूट्रस कॉर्पोरेशन नहीं कर सकते। ये सुनते ही रिधान ने गुस्से के साथ कहा, यू आर अ डॉक्टर, यू कैन डू एनीथिंग। ये सुनकर मानिक ने कहा, हाँ डॉक्टर हूँ मैं, लेकिन कोई भगवान नहीं हूँ जो इतनी कम उम्र में उसका यूट्रस का ऑपरेशन कर दूँ। इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर रिधान कुछ पल तक खामोश रहा और फिर दांत पीसते हुए बोला, क्या कोई दूसरा रास्ता है? इसके जवाब में बिना किसी भाव के साथ मानिक ने कहा, कम से कम उसकी उम्र हो जाने दो। एटलीस्ट 30 साल तक हम ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकते, इसलिए प्लीज़ तुम अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दो। और वैसे भी अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर इस बात का भी शौक होता ना कि आगे चलकर जब तुम्हें उससे प्यार हो तो तुम दोनों की प्यार की निशानी इस दुनिया में आए। ये सुनकर रिधान अपनी आंखें छोटी करके बोला, मुझे उससे कभी प्यार नहीं होगा। वो सिर्फ मेरी आवारगी है और दीवानगी रहेगी, और जहाँ बातें प्यार की निशानी, तो जब प्यार ही नहीं है तो निशानी का क्या करेंगे? ये सुनकर मानिक कब उसे बहुत ज़्यादा गौर से देखने लगा और कुछ सोचकर बोला, आंटी ने मुझे शादी में इनवाइट किया है। क्या सच में तुम ईशानी से शादी करने वाले हो? अगर ईशानी से शादी करोगे तो तुम्हारे इस आवारगी और दीवानगी का क्या होगा? और मैंने ये भी सुना है कि तुमने वैभव खुराना से 30 दिन का चैलेंज लिया है। 30 दिन पूरे होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, क्या तुम ये चैलेंज कंप्लीट कर पाओगे? क्या तुम उसे अपना बना पाओगे?
ये सुनकर रिधान के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने कहा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और उसे अपना भी बना सकता हूँ, लेकिन अब मैं कुछ करना ही नहीं चाहता क्योंकि अब जो करेगी वो खुद करेगी। ये सुनकर मानिक ने हैरानी के साथ कहा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तुम आखिर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारे लिए ये सब कुछ करेगी? ये सुनकर रिधान तिरछी स्माइल के साथ बोला, बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा, उनमें से तुम भी शामिल हो, ठीक है? ये कहकर वो अपनी जगह से उठा तो मानिक ने कहा, रिधान कहीं तुम्हारी ये आवारगी, दीवानगी और पागलपन उसके लिए खतरा साबित ना हो जाए। क्या तुम सच में उससे प्यार नहीं करते? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो प्यार डिजर्व करती है? पहले ही उसके साथ इतना कुछ गलत हुआ है और लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं। अगर तुम भी उससे प्यार करने के बजाय ये सब कुछ करोगे तो वो कहाँ जाएगी? ये सुनकर बिना किसी भाव के साथ रिधान ने कहा, वो चाहे जहाँ जाएगी लेकिन लौटकर सिर्फ मेरे पास आएगी। उसके पास रास्ते कई सारे हैं लेकिन उन सभी रास्तों की मंजिल सिर्फ एक है, जो कि रिधान सूर्यवंशी है। इसी के साथ वो तिरछी स्माइल के साथ वहां से बाहर निकल गया और इधर मानिक उसकी ये सारी बातें बस हैरानी के साथ सुनता रह गया। उसने खुद से कहा, आखिर ये इंसान की प्रॉब्लम क्या है? ये इंसान चाहता क्या है? पहले तो ये ईशानी के साथ शादी कर रहा है, ऊपर से इसने वैभव के साथ 30 दिन का चैलेंज भी लिया है। आखिर ये करेगा तो करेगा क्या, और इन सब में जन्नत का क्या रोल है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि इन सब में जन्नत को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उस लड़की ने बहुत तकलीफ झेला है। ये सब कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर वहीं पर बैठ गया। इधर दूसरी तरफ सूर्यवंशी पैलेस में शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। चारों तरफ डेकोरेशन हो रहा था। कल हल्दी थी, फिर मेहंदी और उसके बाद शादी। इस वक्त ईशानी रूम में अपने लिए हल्दी का लहंगा सेलेक्ट कर रही थी। वो डिजाइनर खुद आए हुए थे, मेकअप आर्टिस्ट भी मौजूद थे जो कल उसके लुक के बारे में बातें कर रहे थे। ईशानी के चेहरे से खुशी जा ही नहीं रही थी। तभी वहां पर भावना आए और उनके हाथ में खानदानी गहने थे। वो ईशानी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ईशानी बेटा, जैसा कि तुम जानती हो कि हमारा सिर्फ इकलौता बेटा रिधान है और तुम इस खानदान की इकलौती अकेले बहू बनने वाली हो, इसलिए मैं अभी से ही तुम्हें सारे गहने देना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम्हें ये पसंद आएंगे, क्योंकि ये ओल्ड फैशन नहीं है, ये हमारा एक तरह से प्यार है जो हम अपनी बहू को देना चाहते हैं। ये सुनकर ईशानी ने प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, थैंक यू सो मच मॉम। अगर आप मुझे ओल्ड फैशन गहने भी देती ना तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए इस घर में शादी करना ही बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर भावना मुस्कुराए और बोली, मुझे तो यकीन नहीं होता मेरे रिधान के लिए इतनी अच्छी और समझदार लड़की मिली। ये कहकर वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरी और ईशानी भी स्माइल करने लगी। तभी वहां पर जन्नत अंदर आते हुए बोली, मॉम, ये कुछ गहने आपके टेबल पर ही छूट गए थे जिन्हें मैं लेकर आई हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर भावना ने स्माइल के साथ उसके हाथ से गहने लिया और बोली, अरे हाँ, मैं ये तो भूल ही गई थी। थैंक यू बेटा। जन्नत ने हल्की स्माइल के साथ अपना सर हिला दिया, जिसके बाद वो ईशानी को देखने लगी और फिर उसकी नज़र चारों तरफ गई। वहाँ इस वक्त बहुत डिजाइनर सारे लोग मौजूद थे और बैग पर ईशानी के डिजाइनर लहंगे बिखरे पड़े थे। ये सब कुछ देखकर अचानक से जन्नत के चेहरे पर एक अजीब से एक्सप्रेशन आ गए और उसने बस अपना सर नीचे झुका लिया। तभी ईशान उसे ध्यान से देखते हुए बोली, मॉम, क्या मैं अपने शादी के फंक्शंस में जन्नत की हेल्प ले सकती हूँ? आई मीन, एक लड़की की मुझे ज़रूरत होगी और जन्नत तो मेरी ननंद बनेगी ना, तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत है। नंद शब्द सुनते ही एक बार फिर से जन्नत का चेहरा पीला पड़ गया और वही भावना भी एक पल के लिए खामोश रह गई। क्यों नहीं, पता नहीं है, तभी ने मन में कहा, मेरी और रिधान। लेकिन ये कहते कहते वो रुक गई और खुद को संभालते हुए बोली, वैसे भी मेरे और रिधान के बीच है ही क्या? ना तो मैं रिधान को पसंद करती हूँ और ना ही मेरा उनसे कोई लेना देना है, और रिधान भी मुझसे कोई प्यार नहीं करते, बल्कि वो तो सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहते हैं, मुझे परेशान करना चाहते हैं, और वो ईशानी से शादी भी कर रहे हैं। फिर मेरा क्या ही वजूद है? मुझे भी खुशी खुशी शादी में शामिल होना चाहिए। ये सब कहते हुए उसने भारी मन से गहरी सांस लिया तो भावना ने कहा, जन्नत बेटा, जाओ अपनी भाभी की हेल्प करो। एक बार फिर से भाभी शब्द सुनकर जन्नत ने बुरी तरह अपने हाथों की मुठ्ठियां बना ली, लेकिन जबरदस्ती स्माइल के साथ बोली, यस मॉम। जिसके बाद वो ईशानी के पास आई तो भावना उसे कुछ पल तक देखते रहने के बाद गहरी सांस ली और मन में बोली, जितनी बार मैं इसे रिधान की बहन बोलती हूँ और ईशानी को भाभी बोलती हूँ, उतनी बार मुझे जन्नत के चेहरे का रंग उड़ते हुए दिखाई देता है। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? मुझे जल्द से जल्द रिधान की शादी के बाद जन्नत की शादी करनी होगी।
ये कहते हुए वो वहां से बाहर निकल गई। इधर उनके जाते ही ईशानी ने जन्नत से कहा। ईशानी ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, आप सब बाहर जाए, मुझे अपनी नन से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये सुनकर जन्नत को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया और सभी ने अपना सर हिलाया और वहां से बाहर चले गए। उनके बाहर जाने के बाद ईशानी ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। जन्नत ने ना समझी में कहा, ईशानी क्या हुआ? लेकिन तभी अचानक से ईशानी में बहुत ही अजीब के साथ कहा, ईशानी नहीं, ईशानी भाभी बोलो। ये सुनकर जन्नत ने जबरदस्ती स्माइल के साथ कहा, वही बात हुई, तुम और मैं सेम एज के हैं ना, इसलिए। लेकिन तभी ईशानी ने एक बार फिर से उसकी बात को बीच में रोकते हुए कहा, लेकिन मैं इस खानदान की इकलौती बहू हूँ और रिधान तुमसे बड़ा है। जिस हिसाब से मैं भी तुमसे बड़ी हुई, इसलिए तुम्हारे पास इतनी तो तमीज होनी चाहिए कि तुम मेरी इज्जत कर सको। अचानक से ईशानी के ऐसे तीखी रवैया को देखकर जन्नत तो शॉक भी हो गई और वो ना समझी में बोली, क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे अचानक से बदल। लेकिन तभी आगे बढ़कर ईशानी ने जन्नत के बालों को पीछे से कसकर पकड़ा और बहुत ही ज्यादा गुस्से से दांत पीसकर बोली, एक तो तुम इस खानदान की नहीं हो और ऊपर से इस खानदान के इकलौते बेटे पर अपने इस खूबसूरती का जादू चलाने की कोशिश करती हो और ऊपर से मेरे सामने इतनी अच्छी बनने का नाटक करती हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे एहसास नहीं है कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है? तुम एक कैरेक्टरलेस लड़की हो। अचानक से जन्नत की आंखों में आंसू भर गया और वो दर्द में एक पल के लिए कराह उठी और शौक होकर बस ईशानी को ही देखती रह गई। अब यहीं पर दीवानापन स्टोरी समाप्त होती है। धन्यवाद।